अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर लॉज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी बॉडीज इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जब वो एक दूसरे को पुश करते हैं या वो एक दूसरे को पुल करते हैं, इंटरेक्शन का मतलब होता है जब एक फोर्स एक्ट होता है ऑन द बोथ बॉडीज ड्यू टू ईच अदर। एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है और दूसरी बॉडी वापस पहली बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। एक दूसरे की वजह से ही फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एज इंटरेक्शन। सपोज अगर हम यहाँ पर दो मैग्नेट्स को लेंगे, तो इफ दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल को फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को आपस की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो द टोटल अट्रैक्शन of the north pole towards the south pole or of the south pole towards the north pole is called as interaction, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक ही साइड से नहीं बल्कि दोनों साइड से एग्जर्ट होता है एवरी टाइम। तो दिस इज व्हाट न्यूटन सेज। न्यूटन ने बोला जब भी फोर्स एग्जर्ट होगा तो वो हमेशा पेयर्स में एग्जर्ट होगा। तो इसकी हम एक छोटी सी मिसाल लेंगे जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर रिवील करेंगे। सपोज हमने एक ब्लॉक पे रखा है मास m, तो इस मास m पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा नीचे की तरफ वो होगा इसका वेट mg, और जो टेबल की वजह से या इस सरफेस की वजह से इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज n and mg an action reaction pair? क्या n और mg आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है? सबसे पहले देखा जाए तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भी इसी ब्लॉक m पे एक्सर्ट हो रही है टेबल की वजह से या इस सरफेस की वजह से जिस पर इसको रखा गया, और जो mg है वो भी इसी ब्लॉक m पे एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ। तो दोनों फोर्सेस एक ही ब्लॉक पर एक्सर्ट हो रही है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। एक्शन रिएक्शन पेयर का जो पहली कंडीशन है, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। सबसे पहली कंडीशन है कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्सर्ट हो रही है। तो यहाँ पर n और mg दोनों एक ही बॉडी पे एक्सर्ट हो रही है, तो n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा। नंबर सेकंड कंडीशन इट शुड फॉलो कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर का होना चाहिए, यानी कि अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल है तो इसका रिएक्शन पेयर भी ग्रेविटेशनल होगा। अगर एक फोर्स नॉर्मल फोर्स है तो इसका रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स होगा। अगर फोर्स ग्रेविटेशनल है तो इसका फोर्स रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटेशनल होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इसका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये आपस में सेम नेचर के है ही नहीं। तो सेम नेचर का क्या होगा, इसमें हम एक बिगर पिक्चर इमेजिन करनी है। यहाँ पे हमें पता करना है कि ये जो mg है ये किसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है, ये अर्थ की वजह से एक्सर्ट हो रहा है। तो अर्थ एक्सर्ट कर रही है फोर्स mg किस पर, मास m पर। उसी तरह से ये मास m फोर्स करेगा एक्सर्ट अर्थ पर, उसका मैग्नीट्यूड भी mg के बराबर होगा और उसका जो डायरेक्शन जो उसकी होगी वो अपोजिट होगी, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। Similarly, if normal reaction force is the force exerted by the surface on the block, then this block will also exert a normal reaction force on the surface. Normal reaction exerted by the block on the surface. So these two are action reaction pair. These two form the action reaction pair over here. So normal और mg कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाता है। हाँ, लेकिन जब एक बॉडी रेस्ट में होती है तो ये दोनों आपस के बराबर आ जाते हैं। सो वी देन राइट नॉर्मल इज इक्वल टू mg, बट दैट्स नॉट द एक्शन रिएक्शन पेयर, कीप इन माइंड। तो यहाँ पर एक टिप अगर याद रखी जाए तो उसकी वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आपको थर्ड लॉ पेयर फोकस करना हो, जब भी आपको थर्ड लॉ पेयर ढूंढना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द इंटरेक्शंस नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट्स। So what you should do here, you have to look for the interactions. If you saw that the force exerted on the block M is mg, you have to look for how is it exerted on it.
ये किस ऑब्जेक्ट की वजह से ये mg exert हो रहा है. So then these two will interact with each other. So then we came to know that the force mg is exerted by the surface of earth or by the earth itself. So that means ये जो mg है, ये जो फोर्स है ये एक्सर्ट हो रहा है अर्थ की वजह से, तो इसका जो रिएक्शन पेयर बनेगा वो भी अर्थ पर ही एक्सर्ट होगा, वो किसी और चीज पर एक्सर्ट नहीं हो पाएगा. सो यू हैव टू लुक फॉर द इंटरेक्शंस, नॉट फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट. Because when we focused on the single object, we saw that the normal and the mg were acting on a single object and they were not action reaction pair. So look for the interactions, don't look for a single object. If we look at the statement of the Newton's third law of motion, तो statement ऐसे है कि जब भी दो bodies आपस में interact करती है, the forces on the bodies from each other are always equal in magnitude. तो forces जो exert होगी bodies पर from each other, it will always be in pairs. वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा. इस फोर्स को जो कहा जाता है, इट्स कॉल्ड एज द थर्ड लॉ ऑफ फोर्स पेयर. वी कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट. सो जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट्स अ थर्ड लॉ ऑफ फोर्स पेयर. चाहे वो बॉडीज एक्सेलरेशन में हो या चाहे वो बॉडीज रेस्ट में हो, दिस थर्ड लॉ ऑफ फोर्स पेयर एग्जिस्ट्स इन एवरी कंडीशन, व्हाटएवर विल बी द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Here comes an important question कि अगर एक्शन रिएक्शन पेयर एक्सर्ट हो जाता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते. सो क्लियरली इफ देयर इज अ बॉडी ओवर हेयर और इस बॉडी पे यहां से फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा 10 न्यूटन का in one direction and from here the same magnitude force exerts on this body in the opposite direction, तो ओवरऑल ये बॉडी हमेशा किस में रहेगी, it will remain in rest because this 10 Newton force is being cancelled out by this 10 Newton force. तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे. द सिंपल आंसर इज बिकॉज दे डोंट एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी. बिकॉज दे डोंट एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी. क्योंकि अगर एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पर एक्सर्ट हो जाएगी तो वो बॉडी कभी भी मोशन में नहीं आएगी. अगर वो रेस्ट में होगी, तो अगर वो मोशन में होगी तो वो कभी भी रुक नहीं जाएगी. बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर आर गोइंग टू कैंसिल देन ईच अदर आउट. दैट्स नॉट हैपनिंग हियर बिकॉज दे डू नॉट एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. जैसे हमने देखा कि एक ब्लॉक पर अर्थ की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो mg हो रहा है, लेकिन जब ब्लॉक की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो गया वो अर्थ पे हो गया. दोनों फोर्सेस ब्लॉक पे नहीं, बल्कि एक तो ब्लॉक ने फोर्स एक्सर्ट किया और एक उसका एक्शन पेयर अर्थ ने एक्सर्ट किया. सो दीज आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो दे डोंट कैंसिल ईच अदर. लेट्स लुक एट सम वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सबसे पहले जो रॉकेट्स लॉन्च हो जाते हैं, रॉकेट्स लॉन्च ऑन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हाउ? क्योंकि जब भी एक रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट से निकलती है हवा. द गैस कम्स आउट ऑफ द रॉकेट एट वेरी फास्ट स्पीड. वो जो हवा निकलती है रॉकेट से वो इतनी स्पीड से आ जाती है कि वो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, तो वो पुश करते हैं बाहर की तरफ, और उनकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स हो जाता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है. क्योंकि वो पुश हो जाते हैं, दे कम डाउनवर्ड्स एंड द रिएक्शन फोर्स गोज अपवर्ड्स एंड इट रिजल्ट्स दैट द रॉकेट कंटिन्यूज टू लॉन्च इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली जो फिश स्विम करती है वो जब वाटर में होती है, या कोई बोटमैन जो होता है वो बोट चलाता है, तो अगर एक बोटमैन बोट चलाता है, जिससे वो बोट चलाता है, दैट इक्विपमेंट ही हैज विद हिम, उससे वो वाटर को पुश करता है. इफ ही इज ऑन द बोट, ही पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स. ही पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स. ही आल्सो यूज्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओवर हियर. क्योंकि वो वाटर को बैकवर्ड्स पुश करता है, वो बोट को आगे पुश नहीं कर पाता है, बिकॉज ही इज ऑन द बोट. सो इन ऑर्डर फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव, द फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल. इंटरनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करता है, वो वाटर को बैकवर्ड्स पुश करता है. तो ये हो गया इसका फोर्स. नाउ इसका जो रिएक्शन पेयर होगा, इसका जो थर्ड लॉ फोर्स पेयर होगा, वो होगा कि वाटर वापस पुश करेगा. किस चीज को? वाटर विल पुश द बोट एंड इट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोटमैन. नंबर सेकंड, इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर बोटमैन ने फोर्स बैकवर्ड्स एक्सर्ट किया तो इस बोट पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा
वो वाटर की तरफ से एग्जर्ट होगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, तो नतीजा निकलेगा कि उसके बैकवर्ड पुश करने की वजह से बोट आगे निकलेगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेम इज द केस विद द स्विमिंग ऑफ अ फिश। जब भी एक मछली तैरती है तो वो अपने फिन्स की वजह से वाटर को पुश करती है बैकवर्ड्स। तो जब वो वाटर पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है बैकवर्ड्स, तो वहां से जो रिएक्शन पेयर आ जाता है, वाटर इस फिश पे एक्सर्ट करती है फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो चली जाती है आगे उसकी वजह से। एंड सेम इज हैपनिंग विद द बर्ड्स। जब भी बर्ड्स फ्लाई करते हैं, दे फ्लैप देयर विंग्स। जब भी वो विंग्स को फ्लैप करते हैं, दे फ्लैप द विंग्स डाउन इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, दे पुश द एयर डाउनवर्ड्स। जब वो एयर को पुश करते हैं डाउनवर्ड्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, द एयर मॉलिक्यूल्स पुश देम बैक अपवर्ड्स एज अ रिएक्शन पेयर, तो उसकी वजह से वो लिफ्ट कर पाते हैं। एंड दे पुश द एयर डाउनवर्ड्स एज वेल एज बैकवर्ड्स। डाउनवर्ड्स की वजह से वो लिफ्ट हो जाते हैं, दे आर लिफ्टेड अपवर्ड्स, एंड बैकवर्ड्स पुश करने की वजह से वो आगे आगे चले जाते हैं। सो दैट्स द टू मोशंस दे अंडरगो विद देयर विंग्स in order to move. Now there are a lot of problems that come from this topic. तो हम एक प्रॉब्लम पे यहाँ पे फोकस करेंगे, that's the block on a table and block hanging. So what we have been given over here, there is a frictionless surface on which the block has been kept of mass m. This block is connected with a rope. This block is connected with a rope, but this cord is massless. इसका मास हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं in order to make the calculations linear. और इस पुली को जिसके ऊपर से इसको वॉर्प किया जाता है, इसको भी हम मासलेस कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम मास दो ही ऑब्जेक्ट्स का लेते हैं, एक तो इस ब्लॉक का जो यहाँ की तरफ स्लाइड हो रहा है, दैट्स द स्लाइडिंग ब्लॉक, एंड द ब्लॉक दैट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स, सो दैट्स द हैंगिंग ब्लॉक। इसका मास कैपिटल एम से डिनोट किया गया और इसका मास स्मॉल एम से डिनोट किया गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एच। आप बताइए कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये किस एक्सेलरेशन से स्लाइड हो रहा है, और अगर दूसरा ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। एंड नंबर सेकंड, इन दो ब्लॉक्स की वजह से जब ये ब्लॉक हैंग होकर नीचे की तरफ जाएगा तो इस रोप में टेंशन पैदा हो जाएगा। हमें वो टेंशन निकालना है कि वो टेंशन कितना होगा। सो नंबर फर्स्ट थिंग, कंसीडरिंग दिस सिस्टम वी नीड टू फोकस ऑन हाउ मेनी फोर्सेस आर एग्जैक्टली एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। सबसे पहला फोर्स जो है यहाँ पे, वो इस ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक एम पे एग्जर्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो ये सारा सिस्टम अर्थ पे है, तो इस सारे सिस्टम पे अर्थ की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा। इस ब्लॉक एम पे जो डाउनवर्ड्स फोर्स एक्सर्ट होगा अर्थ की वजह से, वो होगा mg, मास इनटू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिमिलरली अर्थ जो है वो इस ब्लॉक को भी नीचे की तरफ पुल करेगी, वो इस पर भी फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो वो जो फोर्स होगा वो होगा कैपिटल M इनटू g, हो गया अर्थ की वजह से। नंबर सेकंड, this block is hanging over here, something is preventing it from free fall. कोई चीज इस ब्लॉक को बचा रहा है फ्री फॉल होने से, and that's this cord, that's this rope. तो इसका मतलब ये जो रोप है ये इस ब्लॉक को बचा रहा है only when it applies the force in the form of tension in the upward direction. तो वो इस ब्लॉक को फ्री फॉल होने से प्रिवेंट कर रहा है। नंबर सेकंड, अगर ये ब्लॉक M राइट की तरफ जा रहा है तो इस पर ये जो रोप है ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है टेंशन इन दिस डायरेक्शन। और इस ब्लॉक में सपोज ये जो ब्लॉक हैंग हो रहा है, सपोज ये 1 मिलीमीटर नीचे आ गया, तो उसकी वजह से ये ब्लॉक भी 1 मिलीमीटर स्लाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे है जितना ब्लॉक M नीचे आ जाएगा उतना ही ब्लॉक S स्लाइड होके चला जाएगा आगे। तो दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इक्वल स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन a है तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी a हो जाएगी। सो देयर विल बी अ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम ओवर हियर। सो आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड द टोटल फोर्सेस दैट आर एक्सर्टिंग ओवर हियर। इस यहां पर जो हमें
देखना है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो नेट फोर्स होता है न्यूटन की सेकंड लॉ से डिड्यूस होने वाली इक्वेशन, इट्स इक्वल टू मास टाइम्स द नेट एक्सेलरेशन. This thing we have to keep in mind. This is what we have to use over here to figure out the things. तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी होती है. फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम हर एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिस पर भी फोर्स एक्सर्ट हुआ होता है, या तो हम उसको पॉइंट की शेप में दिखाते हैं या हम ड्रॉ करेंगे. हम इस मास m को एक पॉइंट की शेप में भी दिखा सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब ये मास स्लाइड करता है तो इसके अंदर हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में स्लाइड करता है, सेम स्पीड से स्लाइड करता है. सेम इज द केस विद मास m, द ब्लॉक ऑफ मास m. जब ये भी डाउनवर्ड्स जा रहा है तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर हर एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है, तो इसको हम एक ही पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं, a small particle or a small dot. तो यहां पर हम एक ब्लॉक m कंसीडर कर रहे हैं. ये जो ब्लॉक m है इस पे जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई और एक्सर्ट होने वाले तमाम फोर्सेस को लिखा जाता है, निकाला जाता है और उसका नेट रिजल्टेंट निकाला जाता है. सबसे पहले इसको डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है अर्थ की वजह से, वो होगा mg. इसको राइट की तरफ फोर्स एक्सर्ट होता है, इस ब्लॉक m को राइट की तरफ फोर्स एक्सर्ट होता है रोप की वजह से, कॉर्ड की वजह से, और वो टेंशन फोर्स होता है. तो यहां पर इस ब्लॉक पे सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं, लेकिन सिंस इट्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एक्सर्ट होगा. लेकिन यहां पे जो है ये ब्लॉक जा रहा है दाएं की तरफ, ये स्लाइड हो रहा है राइट साइड की तरफ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो यहां पे फोर्स है वो डोमिनेंट है हैंगिंग वाला, जो हैंग हो रहा है, जो mg वेट ब्लॉक m का है. तो यहां पर जब हम ब्लॉक m की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस पे इसके ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनलेस सरफेस. अब हम इस बॉडी में होने वाली तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें F net इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन कैसे एक्सर्ट करेंगे. सिंस दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी सो वी विल ब्रेक इट डाउन. नंबर फर्स्ट हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे इसके 3 कंपोनेंट्स में. हम देखेंगे कि x डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर होगा, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन. सिमिलरली जो y डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा वो होगा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन. एंड जो z डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा वो होगा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन. z डायरेक्शन जो है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर प्लेन कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है तो az यहां पे 0 है, तो इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बट नाउ द ब्लॉक इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड. So if the block is going towards the right side, there is only one type of acceleration that exists over here and that's the horizontal acceleration. इसकी vertical acceleration 0 है, ना ये ऊपर की तरफ जाए ना ये नीचे की तरफ जा रहा है. तो अगर हम इस चीज को रिजॉल्व करें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ay is also equal to 0. तो इसमें हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें ये जो नॉर्मल फोर्स है ये mg के बराबर आ जाएगा. बट व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन? तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, इस ब्लॉक पर जो हो रहा है देयर इज सम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड दैट्स इक्वल टू a. तो जो इसका x डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है a, तो वो बराबर आ जाएगा m इंटू a. लेकिन जो x डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो सिर्फ t हो रहा है, तो यहां पे हमें मिलेगा टेंशन is equal to mass into acceleration. This will be our equation number first. So this was the free body diagram and the resolving of the forces for the sliding block. अब हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे फॉर द हैंगिंग ब्लॉक. तो जब हम हैंगिंग ब्लॉक की तरफ देखते हैं उसमें खाली जब वो हैंग हो रहा है तो वो कहां की तरफ आ रहा है,
नीचे की तरफ. So there is only one type of acceleration and that's vertical. So there will be only one component, that's the vertical component. तो इसमें जो नेट फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट में, वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स ए. जो इसमें नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसमें जो टोटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, अगर पूरा देखा जाए तो बॉडी ऑफ मास m जो है, इसमें एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है टेंशन, वो ऊपर की तरफ. दूसरा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वेट, नीचे की तरफ. अगर ये ओवरऑल नीचे की तरफ जा रहा है, इफ इट्स कमिंग डाउनवर्ड्स, इट मींस दैट द डाउनवर्ड फोर्स इज डोमिनेटिंग द टेंशन. इट मींस किस फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा, इट विल बी mg minus t. This will be the total net force responsible for bringing it down. So that will be equal to mass into acceleration, because as per the Newton's second law of motion. From here we get t equals to mg minus ma. This will be equation number second for us. तो यहां पर इक्वेशन 1 में भी t है, इक्वेशन सेकंड में भी t है. We, if the left hand side of there is equal, we can equate the right hand side. So from here, so from first and second, we get that ma equals to mg minus ma. So which implies, since we had to find the acceleration, so ma plus ma will be equal to mg. Taking common the acceleration, it will be m plus capital M equals to mg. So the acceleration of the blocks will be equal to mg divided by m plus m. So if you know this formula, you get any type of question related to that, you can just fill in and get the answer. Put the values of the mass of the two blocks and you will get the answer. And now we had to also find the tension from the first equation. We know that tension is equal to mass into acceleration. So the tension will be equal to m, capital M. Now we will use the value of acceleration equals to mg upon m plus m. So this will be our required tension. Or we can also write it like tension in the string equals to m upon m plus m into mg. This will be the required equation. Thank you.